Hello everyone, this is Preet Kanwal and today I will be discussing with you about the subject details of PLC, that is Programmable Logic Controller. जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे अबाउट द DCS सिस्टम, द कंट्रोल सिस्टम, जो हमने क्या डिस्कस किया था कि कंट्रोल सिस्टम्स क्या होते हैं। तो हमने देखा कि ओपन लूप सिस्टम्स होते हैं, क्लोज लूप सिस्टम्स होते हैं, अलग अलग एग्जांपल्स हैं इनकी। एनालॉग सिस्टम्स आते हैं, डिजिटल सिस्टम्स आते हैं, लेकिन आजकल जो सिनेरियो है, जो टेक्निकली हमारा जो सिस्टम वर्क कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम आजकल शिफ्ट कर रहे हैं डिजिटल कंट्रोल सिस्टम्स पे। और डिजिटल कंट्रोल सिस्टम्स में भी हमारे पास बहुत से तरह के सिस्टम्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कशंस करते हैं, राइट। तो उनमें से हमारे पास कुछ डिजिटल कंट्रोल सिस्टम्स हैं जिनका नाम है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम्स और डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम्स। तो सेंट्रलाइज्ड जो कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर क्या चीज़ होती है कि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम्स में हम जो है सीपीयू जो है उनको यूज़ करते हैं सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम के अंदर। और अगर सीपीयू बाय चांस फेल हो जाता है तो जो एंटायर प्लांट है वो अफेक्ट होता है, क्योंकि सारा का सारा जो सिस्टम है, सारा का सारा जो कंट्रोल है, वो सारा सीपीयू के हाथ में होता है, सीपीयू के पास होता है। तो दैट इज वाई अगर वो सीपीयू के साथ वर्क कर रहा है, सारा कुछ सीपीयू के ऊपर बेस्ड है, तो अगर सीपीयू में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, अगर वो सीपीयू क्रैश कर जाता है, तो सारा का सारा प्लांट जो है वो बंद हो जाएगा, वो सारा सिस्टम बंद हो जाएगा, राइट। तो रिडंडेंसी कॉन्सेप्ट जो है कि अगर सीपीयू का बैकअप प्लान जो है वो इस सिस्टम में अवेलेबल नहीं है, तो दैट इज वाई नाउ अडेज हम लोग जो एम्फसाइज करते हैं दैट इज ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम्स। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम्स में क्या होता है, ये स्पेशली डिजाइंड कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं जिन्हें कि स्पेशली कॉम्प्लेक्स, लार्ज और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस जो होती हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के अंदर, उन्हें कंट्रोल करने के लिए इनको डिजाइन किया जाता है। और इसमें इनके अंदर जो कंट्रोलर्स हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एंटायर प्लांट एरिया। वो सारे प्लांट एरिया में वो कंट्रोलर्स जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फील्ड डिवाइसेस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ऑपरेटिंग पीसीज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है थ्रू हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। तो इसका मतलब क्या है कि सारा का सारा जो सिस्टम है, वो सारा सिस्टम एक पर्टिकुलर पीसी या एक पर्टिकुलर कंट्रोल के ऊपर बेस्ड नहीं होता है। उसमें सारे कंट्रोल को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सारे प्लांट एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। हर एक फील्ड डिवाइस में, हर एक ऑपरेटिंग पीसी में उसे हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, सबको अलग अलग काम दे दिया जाता है। तो इसे हम बोलते हैं डीसीएस सिस्टम। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं जहाँ पे हम डीसीएस सिस्टम्स को यूज़ कर सकते हैं? केमिकल प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स में, रिफाइनरीज में, पेपर मिल्स में, बॉयलर कंट्रोल एंड पावर प्लांट सिस्टम्स के अंदर, न्यूक्लियर पावर प्लांट सिस्टम्स के अंदर, एनवायरमेंट कंट्रोल सिस्टम, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, किसी भी तरीके का सिस्टम, किसी भी तरीके की मशीनरी, मैकेनिज्म जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उनके अंदर ये डीसीएस सिस्टम्स जो हैं उनको यूज़ किया जा सकता है। तो अगर हम इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो इसके अंदर पीसीज भी हैं, प्रिंटर्स भी हैं, मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स भी हैं, आईसीज हैं, और जो बेसिक हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो सारा कुछ हर एक काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, हर एक काम को अलग अलग तरीके से बना दिया गया है। तो उसमें फील्ड डिवाइसेस भी हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उसमें इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स भी हैं, कंट्रोलर्स भी हैं, ह्यूमन मशीन इंटरफेस भी है और कंट्रोल इंजीनियरिंग। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं डीसीएस सिस्टम के, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम के। कि जैसे अगर हम एग्जांपल लें कंट्रोल सिस्टम का, तो अगर कोई भी काम, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर अगर एक प्रिंसिपल है, उसे कोई काम दिया जाता है, तो वो काम को क्या करता है, वो काम को एचओडीज में डिवाइड करता है, हर डिपार्टमेंट के हेड को डिवाइड करता है। वो हर डिपार्टमेंट का हेड क्या करता है, उस काम को आगे अपने टीचर्स में डिवाइड कर देता है कि अपने डिपार्टमेंट का काम हमारे ये टीचर्स करेंगे। फिर वो टीचर्स जो हैं वो सारा डेटा कलेक्ट करने के लिए अपने स्टूडेंट्स को अपने साथ में इन्वॉल्व करते हैं, तो उनके साथ ये काम जो है वो किया जाता है। तो दैट मीन्स अब क्या हुआ कि जो काम एक
अकेले प्रिंसिपल ने करना था पहले, या जो एक टीम लीडर है, जो एक हेड है, उसने करना था पहले, अब वो क्या कर रहा है, अब उसने क्या किया, सारा कंट्रोल अपने पास नहीं रखा, उसने सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सबको दे दिया। तो अब इसमें क्या होगा कि जो उसका काम, जो एक पर्सन ने जो काम करना था उसमें शायद उसको 10 दिन लगने थे, तो अब उसने 2 दिन का टाइम दिया, हर एक हेड को अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हेड ने आके टीचर्स को, टीचर्स ने आगे स्टूडेंट्स को, सबको डिस्ट्रीब्यूट हो गया काम। तो अब जब वो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क जब होगा, तो सारे जने अपना अपने पोटेंशियल के साथ उस काम की आउटकम जो है, जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर्स को सबमिट कराएंगे, जो टीचर्स हैं वो कोलैबोरेट करके उस काम को हेड्स को सबमिट करवाएंगे, और जो सारे हेड्स हैं वो अपना सारा काम प्रिंसिपल को सबमिट करवाएंगे। फिर प्रिंसिपल उस सारे काम को चेकआउट करके उसको जो बेस्ट चीज उसमें से लग रही है, जो बेस्ट पॉइंट्स हैं सबके, उनको कोलैबोरेट करके वो अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा, और जिस काम के लिए उसे अकेले को करने में शायद 10 दिन लगते, तो वो 1 दिन या 2 दिन में वो काम जो है वो फिनिश हो जाएगा। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, कि सिस्टम में हमने एक जो मशीन है उस पर सारा लोड डालने की जगह उसके काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ताकि वो काम सब में डिवाइड हो जाए। तो अब सबसे पहले जो इसमें आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास आते हैं फील्ड डिवाइसेस। तो फील्ड डिवाइसेस बेसिकली क्या होते हैं, दे आर द कंट्रोल लोकल ऑपरेशंस। फील्ड डिवाइसेस जो हैं वो लोकल ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि ओपनिंग क्लोजिंग द वॉल्व्स, breakers, collecting data from the sensor systems, then monitoring the local environment for the alarm conditions। मतलब ट्रांसमीटर्स हो गए, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स हो गए, मोटर्स हो गई, कैमराज हो गए, स्कैनर्स हो गए, जो इनपुट साइड के ऊपर सेंसर्स का काम करते हैं, मॉनिटर करने का काम करते हैं, वो जो हो गए आपके फील्ड डिवाइस, जो फील्ड में जाके काम कर रहे हैं। ट्रांसमीटर्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। देन आफ्टर आ गया इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स। अब इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स क्या होते हैं, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम। मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, दे आर यूज्ड इन द एंड इक्विपमेंट सच एज पीएलसी में, पीएससी या डीसीएस, जो भी सिस्टम्स हम लोग यूज कर रहे हैं उनके एंड्स पे यूज किए जाते हैं इनपुट मॉड्यूल्स। इनपुट को मेजर करने के लिए, उसके डेटा को कैप्चर करने के लिए, डिजिटल इनपुट सिग्नल्स को लेने के लिए फ्रॉम अ वाइड वैरायटी ऑफ सेंसर्स, लाइक इनपुट पे हमने प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स लगाए हैं, या लिमिट स्विचेस लगाए हैं, या पुश बटन स्विचेस लगाए हैं, या वट एवर यू हैव यूज्ड एट द इनपुट साइड। तो वो वैरायटी ऑफ सेंसर से इनपुट सिग्नल लेना, उसकी कितनी टॉलरेंस पावर है, कितनी उसमें वोल्टेज चाहिए, ये सारा कुछ इनपुट मॉड्यूल्स का काम है। सिमिलरली आउटपुट साइड के ऊपर वर्सेटाइल मेथड है फॉर इंटरकनेक्टिंग द रियल वर्ल्ड, एनालॉग और डिजिटल वर्ल्ड को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग ये इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स को यूज करते हैं, राइट। डेटा एक्विजिशन, डेटा मॉनिटरिंग, कंट्रोल सिस्टम, ये सारे काम एनालॉग और डिजिटल वर्ल्ड को आपस में कनेक्ट करने का काम इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स करते हैं। बेसिकली ऑप्टिकली आइसोलेटेड बैरियर बनाते हैं बिटवीन द सेंसिटिव माइक्रो प्रोसेसर और द डिजिटल लॉजिक सर्किट एंड द फील्ड पावर डिवाइसेस। क्योंकि जो फील्ड पावर डिवाइसेस हैं, जो सेंसर्स हैं, ह्यूमिडिटी सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है, या कोई और सेंसर्स जो भी हम यूज कर रहे हैं, वो सारे एनालॉग सिग्नल्स ले रहे हैं। देन आफ्टर उनको इनपुट मॉड्यूल में डाला जाता है, और अंदर जो सिस्टम जिसके अंदर आपने उसको ऑपरेट करवाना है उन एनालॉग सिग्नल्स को, वो डिजिटल सिस्टम है। तो उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए फिर वापस से डिजिटली उसको ऑपरेट करके उसकी आउटपुट को फिर से वापस जो आपका एनवायरमेंट है उसमें वापस देना है, एनालॉग सिग्नल में उसको वापस से कन्वर्ट करना है, तो उस टाइम पे आपका आउटपुट मॉड्यूल काम में आता है। तो इस तरह से 2 तरह के मॉड्यूल्स जो हमारे पास यहाँ पे वर्क करते हैं, दे आर डिजिटल इनपुट मॉड्यूल एंड डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल्स, राइट। तो इनपुट मॉड्यूल्स में क्या है, वो क्या कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। किसको मॉनिटर कर रहे हैं, स्टेटस को मॉनिटर कर रहे हैं, स्टेटस ऑफ द लोड ऑफ द सेंसर। अब सेंसर्स कौन कौन से, जैसे मैंने अभी बताया, प्रेशर स्विच है, टेम्परेचर स्विच है, लिमिट स्विच है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, कोई भी यूज कर सकते हैं, राइट। द आउटपुट ऑफ दीज मॉड्यूल्स वो लॉजिक लेवल सिग्नल्स पे होता है, जो स्टेट ऑफ द डिवाइस जो भी हम मॉनिटर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली जो आपकी इस मॉड्यूल का आउटपुट है उसका लेवल डिफरेंस होता है, लेवल चेंज होता रहता है। हाई लेवल जो इंडिकेट करता है लोड ओपन है या हाई लेवल, या लो लेवल जो है वो ऑफ है या ऑन है, इस तरह से उनको कंसिडर किया जाता है। तो डिजिटल जो आउटपुट मॉड्यूल्स हैं उनको स्विच एसी और डीसी लोड्स के साथ, सॉलिनॉइड्स के साथ, मोटर्स, लैंप्स फ्रॉम द लॉजिक सिग्नल लेवल्स, उनके साथ हम लोग इसको
कंसिडर करते हैं। उसके बाद इसमें यूज होते हैं कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स क्या होते हैं? कंपैरेटिव डिवाइसेस हैं जो सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, इनपुट सिग्नल्स को मेजर करते हैं, प्रोसेस करते हैं वेरिएबल्स को, उनकी वैल्यूज को कंपेयर करते हैं फ्रॉम द विद द प्री डिटर्मिन्ड वैल्यू जो ऑलरेडी हमने रेफरेंस वैल्यू सेट की हुई है उनके साथ। फिर डिटर्मिन करते हैं अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ आउटपुट सिग्नल कितना रिक्वायर्ड है, फिर उसको कंट्रोल करना टू प्रोवाइड द करेक्टिव एक्शन विद द कंट्रोल लूप। उसके बाद इनको फील्ड डिवाइसेस के बहुत ज़्यादा नज़दीक इनको प्लेस किया जाता है या फिर एक सर्टेन लोकेशन पे प्लेस किया जाता है जहाँ पे सेंसर्स के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेशन लिंक बना सके। इंस्ट्रक्शंस रिसीव करते हैं ये इंजीनियरिंग स्टेशन से, लाइक सेट पॉइंट से, या अगर कोई डिवाइस को हमने कंट्रोल करना है, उसका लेवल सेट करना है, उसकी सेंसिटिविटी को चेंज करना है, तो वो सारा कुछ कंट्रोलर जो है वही ये सब कुछ कंट्रोल करते हैं। और जो भी उसमें सेंसिटिविटी में या इनपुट में कोई भी चेंजेस आते हैं तो उसका सारा डेटा जो है वो डायरेक्टली कंट्रोलर्स के पास जाना चाहिए, क्योंकि कंट्रोलर्स ने ही इन बिटवीन वर्क करना है आपके सिस्टम के अंदर उसको ऑपरेट करने के लिए, और आउटपुट तभी प्रोवाइड होगी जब कंट्रोलर्स के पास सही इंफॉर्मेशन होगी, राइट। तो ये सेंस भी कर सकते हैं, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स दोनों तरह के सिग्नल्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स। और ये जो मॉड्यूल्स होते हैं दे आर एक्सटेंडेबल मॉड्यूल्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इनपुट्स और आउटपुट्स के हिसाब से। Then it collects the information from the discrete field devices and sends this information to operating and the engineering stations. उन्हें भी भेज सकते हैं। फिर redundant fast ethernet networks हम इसमें यूज करते हैं existing इस तरह से इनका सेटअप बनाते हैं। पीसीज हैं आपके बीच में, आपके जो सीपीयूज हैं उनके अंदर कंट्रोलर्स इनपुट मॉड्यूल्स जो हैं उनको सेटअप किया जाता है, फिट किया जाता है कैबिनेट्स के अंदर, तो उस तरह से उनसे वर्क करवाते हैं। देन आफ्टर इज द ह्यूमन मशीन इंटरफेस। ना ह्यूमन मशीन इंटरफेस का क्या मतलब है कि जो मशीन है वो अपने आप तो वर्क कर नहीं सकती है, तो उसको रिक्वायरमेंट होती है एक पर्सन की जो कि उसे हैंडल कर सके, जो कि उसे कंट्रोल कर सके, तो इसे बोलते हैं यूजर इंटरफेस या HMI, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, या UI, यूजर इंटरफेस, जो इंडस्ट्रियल डिजाइन फील्ड में हम लोग यूज करते हैं ऑफ द ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन। एंड इट इज द स्पेस वेयर द इंटरेक्शंस बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन अकर। यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिजाइन फील्ड के अंदर ह्यूमन और मशीन के बीच में इंटरेक्शन होती है। देन द गोल ऑफ दिस इंटरेक्शन इज टू अलाउ अफेक्टिव ऑपरेशन। इसका गोल क्या है इस इंटरेक्शन का? इसका गोल है इसका क्यों यूज करते हैं इस इंटरेक्शन को? ताकि अफेक्टिवली ऑपरेशन हो सके, मशीन को कंट्रोल किया जा सके फ्रॉम द ह्यूमन एंड। कि अगर मशीन को साइमल्टेनियसली अगर कोई बाय चांस उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको ऑन द स्पॉट उसको करेक्ट करना, डिसीजन लेना कि किस तरह से इस मशीन को कैसे इसको बैकअप पे डालना है, या फिर उसी टाइम पे उसको वर्क करवा के उसको ठीक करना है, उसको चलते हुए को ठीक करना है, या उसको बंद करवा के थोड़े टाइम के लिए ऑपरेशन को डिले करके उसके बाद उसको काम करवाना है। तो ये सारा जो डिसीजन है वो सब ह्यूमंस ही ले सकते हैं, मशीन कैन नॉट डिसाइड बाय इटसेल्फ अगर उसमें कोई भी दिक्कत आ जाती है तो इसका बेसिक गोल है जो यूजर इंटरफेस डिजाइन का, इट इज टू प्रोड्यूस द यूजर इंटरफेस विच मेक्स इट इजी, efficient, enjoyable to operate a machine in the way which produces the desired results। तो ये सिर्फ ह्यूमन से ही कर सकते हैं कि आप किसी मशीन से जो डिजायर्ड रिजल्ट लेना चाहते हैं उसको एफिशिएंटली और यूजर फ्रेंडली तरीके से, इजी तरीके से अगर आप लेना चाहते हो। एंड दिस जनरली मीन्स दैट द ऑपरेटर नीड्स टू प्रोवाइड मिनिमम इनपुट टू अचीव द डिजायर्ड आउटपुट। तो ऑपरेटर को ज्यादा इनपुट नहीं देनी है, एंड ऑल्सो द मशीन मिनिमाइजेस द अनडिजायर्ड आउटपुट्स टू द ह्यूमन, राइट। तो ह्यूमन मशीन इंटरफेस जो है वो बहुत ज्यादा नेसेसरी है। तो इस तरह से ह्यूमंस जो है वो मशीन को कंट्रोल करते हैं। इस तरह से उनके पास सारा डिटेल, सारा जो डिवाइसेस हैं वो सारे उनके स्क्रीन के ऊपर उनको नजर आ रहे होते हैं। जो भी मशीन्स वर्क कर रही हैं कहीं दूर भी, तो वो सारी उनको वहां पे नजर आ रही होती है। उनमें कितना टेम्परेचर जा रहा है, किस टाइम पे कितना प्रेशर जा रहा है, कितना टाइम कितना होना चाहिए, कितना है, और किस तरह से वहां से सिग्नल कहाँ से कहाँ जा रहा है, अगर वाटर फ्लो हो रहा है या स्टीम बन रही है या वॉट एवर द प्लांट है जिसके बारे में भी है, उसके अकॉर्डिंगली वो सारी इन्फॉर्मेशन उनकी कंट्रोल सिस्टम के ऊपर सामने नजर आ रही होती है। और अगर कोई भी दिक्कत होती है किसी भी तरीके की तो वहीं से ही उसको करेक्ट किया जा सकता है, या फिर वहां से उनको इंटरेक्ट करके बताया जा सकता है कि इस चीज में यहाँ पे ये प्रॉब्लम है तो आप इसे ऐसे ठीक कर दो।
तो यही चीज़ इसमें कंट्रोल इंजीनियरिंग में यूज़ कर रहे हैं, कंट्रोल सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ कि किस तरह से कंट्रोल थ्योरी को डिज़ाइन सिस्टम के अंदर अप्लाई करना है। प्रैक्टिकली जो सेंसर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करना है ताकि वो कंट्रोल्ड आउटपुट दें, वो प्रॉपर फीडबैक अप्लाई करें एक्चुएटर्स को, और डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर उसमें कोई दिक्कत है तो उसको करेक्ट किया जा सके, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व किया जा सके ऑन द स्पॉट। दिस इज़ कॉल्ड एज अ कंट्रोल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, डीएसपीज जो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, कोई भी तरह के सिस्टम्स को कंट्रोल सिस्टम्स में कंट्रोल इंजीनियरिंग के लिए इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। Now, this was about the DCS, and now the difference between the DCS and the PLC. जो DCS है, they are designed to control the processes, और जो PLC है, it is in the discrete control of manufacturing processes. जो DCSs हैं, they are made available to the user in a way that only configuration in a form of a functional block हैज टू बी कैरिड आउट। जो डीसीएस है उनको इस तरह से अवेलेबल किया जाता है यूजर को, इस तरीके से कि जो कॉन्फ़िगरेशन है इन द फॉर्म ऑफ द फंक्शनल ब्लॉक उसको कैरी किया जा सके। लेकिन जो पीएलसी है वो कंप्लीट प्रोग्रामिंग है एंड इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग वन ऑफ द डिफरेंट लैंग्वेजेस अवेलेबल इन द सिस्टम, राइट। वो सिर्फ फंक्शनल ब्लॉक है, आउटर पार्ट है, उसको कैसे डिजाइन करना है, पीएलसी जो उसके अंदर यूज होती है। जो डीसीएस है उसमें स्कैन टाइम जो है उसका ज़्यादा होता है, पीएलसी का स्कैन टाइम कम होता है। जो डीसीएस है इट हैज़ इनहेरेंटली मल्टीपल प्रोसेसर कैपेबिलिटी होती है ताकि इंजीनियर को कम एफर्ट्स लगाने पड़े, राइट। लेकिन यहाँ पीएलसी के अंदर नाउ इन पीएलसी बट मोर एफर्ट्स हैव टू बी पुट इन, राइट। जो डीसीएस है टेक्स मच लॉन्गर टू प्रोसेस द डेटा, so it's not the right solution when the response times are critical. In fact, safety systems require a separate controller. So यहाँ पे जो response time है 1/10 of the second है, which makes the PLC ideal for the controllers. तो PLCs जो हैं वो in between the systems use हो रही हैं, so they are far better दैन योर डीसीएस। बट डीसीएस का जो एडवांटेज है वो अलग तरीके से है, जो पीएलसीज के एडवांटेजेस हैं वो अलग तरीके से हैं। डीसीएस एक पूरे सिस्टम के बारे में हमें बताता है, और जो पीएलसी है उस सिस्टम के अंदर उस सिस्टम को चलाना कैसे है, क्या टेक्निक यूज हो रही है उसके अंदर, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, right? So this was all about the DCS systems, उसके input output modules, उसके components, वो उसका control engineering, human machine interface, and everything about the DCS along with its difference with the PLC. It was about the DCS systems. I wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, I will be taking them in the live sessions. Till then, take care and bye.